नमस्कार विद्यार्थियों। आज स्वर संधि के जो शेष भेद हैं उसे हम जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो इसका तीसरा भेद है वह है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब उसमें इजाफा, विस्तार। तो यहाँ हम मात्राओं में कैसे इजाफा, जैसे एक मात्रा और उसके ऊपर दो मात्राएं, ठीक इसी तरीके से ओ और फिर औ की स्थिति। तो इसे हम जानेंगे कि कैसे, किन नियमों के आधार पर इसमें विस्तार होगा। तो इसका नियम कहता है कि जब अ अथवा आ से भिन्न, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है ए अथवा ऐ हो, तो दोनों जो उनमें जो आपसी संयोग होंगे, वे वर्ण आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, औ हो जाएगा। और इसी को हम वृद्धि संधि कहते हैं। अब इन्हें हम उदाहरणों द्वारा जानते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अ जमा ए, अ के बाद ए हो तो क्या बनेगा, बनेंगे ए बनेंगे। फिर कह रहा है कि अ अथवा आ, तो यहां आ है, आ के बाद ए आएगा तब भी क्या होगा, ए बनेंगे। तो ये चार स्थितियां हैं इसकी। इनको हम जानते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए हो, तो दोनों मिलके क्या बनेंगे, ए बनेंगे। तो शब्द क्या हो जाएगा, इसके संयोग से क्या होंगे, एक एक। ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। न केवल आपके 8वीं कक्षा के, आप आगे भी जाएंगे और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठेंगे तो उसमें भी संधि पूछे जाते हैं। तो आपको यदि मालूम होगा कि कौन से वर्ण मिलके कौन से वर्ण बनते हैं, कौन कौन से शब्द जुड़ेंगे, तो कौन से नए शब्द का निर्माण होगा, अगर ये आप बारीकी से अभी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो भविष्य में यह बहुत ही आपके काम आएंगे। इसीलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक सारे नियमों को पढ़ें, सारे उदाहरणों को ध्यान में रखें, तब जाकर आप इसमें बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ एक और एक मिलके एक एक बना, यहाँ दो मात्राएं लगी, क्यों, क्योंकि यह व्याकरण का नियम है वृद्धि संधि का। दूसरा है आ के बाद ए हो, यहाँ का अ अब है आ, तो यहाँ आ के बाद ए है तो भी क्या बनेगा, दो मात्राएं ऊपर लगेंगी इस पे थ पे, तो शब्द क्या बन जाएगा, यथैव। क्या बनेगा, यथैव, क्योंकि नियम कहता है कि इस तरीके से। तीसरा नियम है इसका, जिसमें कह रहा है कि अ के बाद ए हो, ए नहीं ए हो, तो तब भी वो ए ही बनेंगे। जैसे मत यानी अ और एक का ए, तो क्या बनेगा, त पर दो मात्राएं लगेगी, तो शब्द क्या बनेगा, मतैक्य। प्यारे विद्यार्थियों, कितना सरल सा लग रहा है, लेकिन अगर इन नियमों को बगैर बताए ही आपसे पूछा जाए तो हम कंफ्यूज होते हैं, तुक्का लगाते हैं नियम के अभाव में। लेकिन अगर हमें नियम मालूम है कि कैसे क्या जोड़ के क्या बनते हैं तो बेहद सरल हो जाता है। अब है आ जमा ए, तो आ और ए दोनों मिलके क्या बनेंगे, ए बनेंगे। तो ह पे
ए की मात्रा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? महेश्वरी। तो इन चारों नियमों को आप देखें और फिर इन उदाहरणों को आप देखें तो चीजें बेहद सरल हो जाती हैं, आपको समझना बेहद आसान हो जाएगा। इसका दूसरे नियम जो यहाँ ए के बाद औ की है, तो अब ये देखते हैं कि किन स्थितियों में औ बनते हैं, किन किन स्थितियों में। तो यहाँ भी 4 स्थितियां हैं, जैसे अ के बाद यानी दंत अ और ओष्ठ का ओ, तो अ और ओ मिलके क्या बनेंगे? औ बनेंगे। तो यानी तब पर तो में औ की मात्रा होगी, तो क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ, दांत और ओठ, तो दंतोष्ठ शब्द बनता है। आ और ओ के बाद भी औ बनता है, तो यहाँ महा में आ और औषधि में ओ, तो आ और ओ मिलके औ बनेंगे, तो क्या हो जाएगा? ह पे ओ की मात्रा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? महोषधि, महोषधि। तीसरी स्थिति है जिसमें अ के बाद औ हो तो औ बनेंगे, जैसे वन और औषध, वन का अ और औषध का औ, तो क्या बनेंगे? यहाँ भी न पे औ की मात्रा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? वनौषध, वनौषध। चौथी स्थिति है आ के बाद ओ हो तो क्या बनेगा? औ बनेगा, जैसे महा का आ और औषध का औ, तो आ और औ मिलके भी क्या बनेंगे? औ बनेंगे, तो क्या हो जाएगा? महोषध। तो ये जो मात्राओं में यहाँ जो वृद्धि हो रही है, एक मात्रा की जगह दूसरी मात्रा उसके स्थान पर लग जा रही है, उसी में तो वृद्धि हो रही है यहाँ, इस कारण से इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसमें दो ही आप लोग ध्यान रखिएगा कि ए की मात्रा और औ की मात्रा, तो ऐसे वाले जो जितने भी शब्द होंगे तो वे सब वृद्धि संधि के उदाहरण होंगे। अब हम इस स्वर संधि के जो चौथे और पांचवें भेद हैं उसको भी भली प्रकार जानेंगे। विद्यार्थियों, अब हम जो स्वर संधि का चौथा भेद है यण संधि, उसके बारे में जानते हैं। यण संधि में क्या कह रहा है कि जब ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर ई उ अथवा री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो इनके सहयोग से इनके स्थान पर क्रमशः य, व और अर हो जाता है, जिसे हम यण संधि कहते हैं। जैसे अति और आचार, तो यहाँ ह्रस्व स्वर और उसके बाद दीर्घ स्वर यानी भिन्न स्वर यहाँ आया, ई नहीं है, कोई और स्वर है, तो आने के बाद क्या हो गया कि य हो गया, क्योंकि यहाँ आ है इसलिए या हो गया, तो अति और आचार मिलके अत्याचार हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, अब इस यण संधि के जो नियम हैं उन्हें हम जान लेते हैं कि किन किन स्थिति में य, या, यू ये इत्यादि बनते हैं, अथवा व, वा, वी किन स्थितियों में बनते हैं, और फिर जो रा, रू, री की स्थिति है वो किन स्थितियों में बनती है। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसे कह रहे हैं कि ई और अ मिलके य बनता है, तो प्रति में ई और अ,
ये मिलके क्या बनेंगे, य बनेंगे। इस कारण से क्या हो जाएगा, शब्द बनेगा प्रत्यंग। अगला है ई और आ मिलके या बना। क्योंकि यहाँ अ था तो य हुआ, आ था तो या हो गया। इसी कारण से इति और आदि मिलके क्या क्या बनेगा, इत्यादि। फिर है ई के बाद उ हो तो यू हो जाएगा, जैसे अति और उत्तम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अत्युत्तम हो जाएगा। अगला है ई के बाद ए हो तो ये हो जाएगा। जैसे जैसे इस पे मात्रा लगेगी ई के बाद, जो मात्रा लगेगी उस हिसाब से यहाँ परिवर्तन आ रहा है। तो जैसे प्रति और एक है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। है ना बेहद सरल। अब ई के बाद अ आए तो य हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा देवी और अर्पण। तो क्या हो जाएगा, दिव्यर्पण। देवी और अर्पण क्या बनेगा, दिव्यर्पण हो जाएगा। ये यहां त था तो त्य आधा ता हो रहा है, यहां वह है तो आधा वह हो जा रहा है और य में बदल जा रहा है। तो इस कारण से दिव्यार्पण होगा। फिर है ई के बाद आ आए तो या हो जाएगा। यहाँ आ की मात्रा, यहाँ अ की मात्रा थी तो अ हुआ, आ की मात्रा है तो या हो जाएगा। तो सखी और आगमन, तो यहाँ आधा ख ख्या हो जाएगा। तो सख्यागमन क्या होगा, सख्यागमन यानी सखी का आगमन, आना। अब ई के बाद ए हो तो ये हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि जैसी मात्रा होगी ई के बाद तो वैसी मात्रा यहाँ पर बदलती चली जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो देवी और ऐश्वर्य क्या बन जाएगा, देव्यैश्वर्य, देव्यैश्वर्य। यहाँ जो हम मात्राएं देख रहे हैं वो इस प्रकार हो रहा है। तो देव्यैश्वर्य। अब दूसरी स्थिति है जिसमें हम व की बात करेंगे। ये सारे य से संबंधित था, अब हम व से संबंधित देखेंगे कि उ के बाद यदि अ आए तो व में बदल जाएगा। क्योंकि ये भिन्न स्वर है, ये दोनों भिन्न स्वर है, इनके संयोग से भिन्न बनेंगे। इस कारण से यन संधि होगी। तो जैसे सु और अच, तो उ और अ मिलके व बना। तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ। सु और आगत, उ और आ मिलके वा होगा। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, स्वागत। ठीक इसी प्रकार उ और ई मिलके वी होता है। तो अनु और इति क्या शब्द बनेगा, अन्विति। अब जो इनके शेष दो नियम हैं उसे भी जान लेते हैं। उ और ए मिलके वे बनते हैं। तो जैसे अनु और एशन, तो क्या बनेगा, अन्वेषण। क्यों, क्योंकि उ के बाद ए है और इससे वे बना, तो यहाँ अन्वेषण है। अगला है उ के बाद आ है तो वा बन जाएगा। तो इस कारण से वधु और आगमन, उ और आ मिलके वा बना। तो क्या होगा, वधवागमन। अब जो इसका तीसरा नियम है, जो कि ऋषि वाले री के बाद आ आने से रा बना, जैसे
पितृ और आज्ञा, तो यहाँ क्या हो गया, पित्राज्ञा हो गया, यानी पिता की आज्ञा। अब री के बाद यदि उ आए तो रू हो जाएगा, जैसे मातृ और उपदेश, तो क्या बना, मातृपदेश, उ लग गया इसमें। और यदि री के बाद ई आए यानी छोटी ई आए तो री हो जाएगा, जैसे मातृ और इच्छा, क्या बना, मातृ इच्छा, यहाँ तरफ पे छोटी की मात्रा लग गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये यन संधि थे। परीक्षा की दृष्टि से ये सारे ही बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से यन संधि, जिसमें किस तरीके से य व और अर की स्थिति बनती है, क्या कैसे परिवर्तन आता है, तो वो सारे नियम हमने देखे। आप अधिकाधिक उदाहरण देखें, समझें। अब हम इस स्वर संधि का जो अंतिम भेद है, अयादि संधि, उसके बारे में जानते हैं। पहले विद्यार्थियों, अब अयादि संधि के बारे में जानते हैं, जो कि स्वर संधि का अंतिम भेद है। अयादि संधि का नियम कहता है कि जब ए, ऐ, ओ और औ इनके पश्चात यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण इनमें से कोई हो और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण इनके अलावा कोई और स्वर हो, तो क्या होगा कि उनके मेल से क्रमशः अय, आय, अव और आव बनेंगे, परिवर्तन स्वरूप ये स्थितियां होंगी। तो ऐसे मेल को हम क्या कहेंगे, अयादि संधि कहेंगे। जैसे ने, जो, अन, यहाँ क्या है, ए और अ मिलके बना अय, इस कारण से हो गया नयन। अब इन्हीं चीजों को, इन्हीं नियमों को इस रूप में हम देखते हैं कि जैसे ए और अ ये दोनों मिलकर क्या बना, अय। जैसे चे और अन, चयन, क्या होगा, चयन, क्योंकि अय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ने और अन नयन, चे और अन चयन। दूसरा है ए और अ मिलके आय बना, तो ने और अक क्या बनेगा, चूंकि आय है तो यहां न के बाद क्या हो जाएगा, आ, य, क, नायक, आय, आ, य, आय, ऐसे। यहां था अ, च, य, न, चयन। अब दूसरा नियम कहता है कि ओ के बाद, कि ओ के बाद हमने इसका उदाहरण देखा, इसका देखा, अब हम इसका उदाहरण देख रहे हैं कि ओ के बाद यदि इनमें से कोई अलग स्वर, तो अलग स्वर अ आया, आने के बाद क्या होगा, अब बनेगा। तो जैसे भो और अन, तो अब क्या होगा, भवन, भो और अन क्या बनेगा, भवन। क्यों बनेगा, अब क्योंकि नियम कहता है कि ओ के बाद अ आए तो वो अब हो जाएगा, इसलिए भवन। इसके बाद है दूसरा कि ओ के बाद यदि ई आए तो अवी हो जाएगा, तो पो और इत्र क्या हो जाएगा, पवित्र, अवित्र, क्या होगा, अवी की स्थिति होगी तो पवित्र, पवित्र। और इसका जो आखिरी नियम है वो कहता है कि औ के बाद इसके बाद कि औ के बाद यदि अ आए तो आव हो जाएगा, तो प और अक्ष क्या हो जाएगा, पावक। उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि आपने स्वर संधि के पांचों भेदों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा होगा सभी उदाहरणों को, सभी नियमों को, और इस आधार पर
केवल वार्षिक परीक्षा में बल्कि जो बड़े होने पर आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो उन परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए वह बहुत ही सहायक होगा हल करना। तो इन नियमों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, न केवल सिर्फ अंक पाने के लिए बल्कि भविष्य में काम आने के उद्देश्य से भी इन्हें बहुत अच्छे से आत्मसात कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों को अगली कक्षा में संधि के जो दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, हम उसके नियमों को, उनके सभी नियमों को जानेंगे, एक से एक उदाहरण देखेंगे, जो कि वो भी व्यंजन संधि भी परीक्षा की दृष्टि से या भविष्य में काम आने की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग उसे भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। जय हिंद।